सुप्रभातम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस कक्षा का प्रारंभ हम भगवान श्री गणेश के मंगलाचरण से करेंगे। मूषक वाहन मोदक हस्तम चामर कर्ण विलंबित सूत्रम वामन रूप महेश्वर पुत्रम विघ्न विनायक पाद नमस्ते, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। हम आज की इस कक्षा में संधि, संस्कृत ग्रामर का जो टॉपिक है संधि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संधि हम भावार्थ, जैसे पहले राजा महाराजाओं के बीच में आपस में संधियां हुआ करती थी। संधियां मतलब समझौता। क्या होता है? समझौता। कि भाई समझौता हो गया, दो राजाओं के बीच में संधि हो गई कि भाई यहाँ तक की सीमा आपकी, यहाँ तक की सीमा मेरी। तो किसी भी बात पर समझौता हो जाए वो कहलाता है संधि। ठीक है। अब हम बात करते हैं संस्कृत ग्रामर की दृष्टि से कि भाई ग्रामर व्याकरण में हम कैसे संधि का वो करेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे संस्कृत ग्रामर में बताया गया कि परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। इसी तरह वर्णानाम मेलनम संधि। कहने का भाव है कि जब दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो वो संधि कहलाती है। ठीक है। कि वर्णानाम मेलनम संधि परः सन्निकर्षः संहिता, कि जब वर्णों में अतिशय सन्निधि हो जाती है, मतलब जब वर्ण दूर दूर होते हैं, अलग अलग पद वाले जो वर्ण होते हैं वो मिलकर के एक हो जाते हैं, वहां पर होती है संधि, उसे कहते हैं हम संधि। तो वर्णानाम मेलनम संधि, कि वर्णों का जो मेल है वो क्या कहलाता है? संधि। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, संधि में विकार का प्रयोग किया जाता है। विकार इसका मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, परिवर्तन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक है। कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब इसके बारे में अब हमें ये मालूम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि संधि कहाँ कहाँ पर होती है। तो इसके लिए हमारे संस्कृत ग्रामर में आचार्यों के द्वारा एक श्लोक था, बनाया गया था। संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, संहितेक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या, कि जो एक पद है उसमें संहिता कैसी होती है? नित्या, मतलब नित्य। वहां हमें संहिता, संहिता मतलब संधि, संधि वहां पर हमें करनी ही है। कहां पर? कि संहितेक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु सर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखो श्लोक को ध्यान से देखना। संहितेक पदे नित्या, यहां पर भी संधि हो रही है। संहिता एक पदे, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। संहिता एक पदे नित्य, नित्य मतलब नित्य, जरूरी। ठीक है। कि संहिता एक पदे, एक पद के अंदर जो संधि होती है वो नित्य होती है, मतलब वहीं वहाँ पर हमें करना ही करना है।
नित्या धातु उपसर्गयो, और धातु और उपसर्ग में भी हमें नित्य ही संधि करनी है, कि धातु और उपसर्ग के अंदर भी हमें नित्य संधि करनी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आ गया अभि प्लस उदय, तो इसको हम अभ्युदय थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभ्युदय। क्या बोलेंगे? अभ्युदय। ठीक है ना। इसी प्रकार प्रएजते, प्रेजते, ठीक है, प्ररिच्छति, प्रारिच्छति। तो संहितेक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो, कि नित्य ही धातु और उपसर्ग में भी हमें संधि करनी है। नित्या समासे, और समास में भी हमें नित्य ही क्या करनी है? संधि करनी है। जैसे हम करें अभी कर्मधारय समास के उदाहरण ले लो, जैसे आ गया नीलोत्पलम, तो नील उत्पल, इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, यहां संधि हो रही है तो इसको नीलोत्पलम ही लिखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि संहिता एक पद है, एक पद में धातु और उपसर्ग में और समास में संहिता नित्य होती है। नित्य मतलब कि हमें वहां लगाना आवश्यक ही है। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्ये तु सा संधि, संधि वाक्य में तो विवक्षाम अपेक्षते, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है, कि वाक्य के अंदर तो जो संधि है वो बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है। तो जैसे अभी मान लो कि है उदाहरण, सा अत्र आगच्छति, तो सात्र आगच्छति, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उसको बोलूं या ना बोलूं। ठीक है, तो सा अत्र अलग अलग भी बोल सकता हूं, और सात्र मैं मिला करके भी बोल सकता हूं, संधि करके भी बोल सकता हूं। तो ये बोलने वाले की विवक्षाम अपेक्षते, ये बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो वाक्य में संधि लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हम समास कर रहे हैं तो वहां पर संधि नित्य होती है। यदि हम एक पद में प्रयोग कर रहे हैं तो संधि नित्य है, धातु और उपसर्ग में प्रयोग कर रहे हैं तो भी संधि नित्य है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई कि हमें संधि कहाँ करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि संधि के प्रकार। किसकी चर्चा करेंगे? संधि के प्रकार। अब देखो कि पूर्व व्याकरणाचार्यों ने संधि पंच संधि प्रकरण के लिए कहा है। संधि के प्रकारों में क्या कहा है? पंच संधि प्रकरणम, यानी संधि कितने प्रकार की है? इसके अनुसार पंच मतलब 5 प्रकार। ठीक है, लेकिन अर्वाचीन जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने इन पंच संधियों को अब मुख्य रूप से 3 ही संधियों में बदल दिया है, जिसमें हम बात करते हैं स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, तो हम इन पंच संधि के बारे में एक बार जानकारी आवश्यक है, हमें जानना भी चाहिए कि पंच संधियां कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। कौन सी संधि है? स्वर संधि। दूसरी प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि का समावेश स्वर संधि में ही कर दिया गया है अर्वाचीन मत में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन या हल संधि, व्यंजन या हल संधि। फिर है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, और नंबर 5 पे है स्वादि संधि। कौन सी संधि है? स्वादि संधि। और अभी हम हमारे सिलेबस के अनुसार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर ही चर्चा करेंगे। वर्तमान में ये 3 संधियां मुख्य रूप से प्रचलित हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम हमारे सिलेबस के अनुसार इन्हीं 3 संधियों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। हम स्वर संधि पर चर्चा करते हैं सबसे पहले। तो देखो, अभी हमने संधि की परिभाषा में पढ़ा कि 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। उनके मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्वर संधि की। स्वर संधि, ठीक है। स्वर अच क्या होता है? अचय स्वरा, अच माहेश्वर सूत्र में ऐ उन वाले ऐ से लेकर के ऐ औच वाले चय तक के जितने भी वर्ण हैं
अच प्रत्याहार में आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो जब दोनों पद में मतलब स्वर वर्ण आमने सामने होंगे और उनके मिलान से, उनके मेल से जो भी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा स्वर संधि। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं इसको कि स्वर वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, विकार स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि स्वर वर्णों के परस्पर मेल से, जैसे मान लो ए आ रहा है और सामने ई आ रहा है, ये भी स्वर है ये भी स्वर है, इनके मेल से क्या हो गया, ए बन गया। क्या बन गया, ए। तो यहां पर इनके परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार है ए, वो किसके अंतर्गत आता है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इसी तरह मानो कि यहां आ है और यहां पर भी आ है, इन दोनों के मिलने से बन गया आ। तो दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से, तो स्वर वर्ण मिलकर के एक नया विकार उत्पन्न कर रहे हैं, एक परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। अब हमने स्वर संधि के भेदों के बारे में जानना है। तो स्वर संधि के भेद हैं 7। कितने भेद हैं, 7 प्रकार के स्वर संधियां प्रचलित हैं, हमारे सिलेबस में हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। ठीक है, तो स्वर संधियों के भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप और पर रूप संधि, तो ये 7 प्रकार के स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, तो हम विस्तृत रूप से अब एक एक संधि पर यहाँ पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि दीर्घ संधि, दीर्घ वर्ड कौन कौन से हैं, आ, ई, ऊ, ठीक है, री, ये हमारे दीर्घ वर्ण है। तो सबसे पहले हम दीर्घ, क्या आदेश होता है यहाँ पर, दीर्घ आदेश हो जाता है। इसके बारे में जानना आवश्यक है कि दीर्घ आदेश यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ देखो, अक है, सवर्णे दीर्घ है, ये दीर्घ संधि का सूत्र है, कह सवर्णे दीर्घ है। अकह, अकह में आते हैं ए, ई, ऊ, रे, ठीक है, ये वर्ण आते हैं किसमें, अकह में। और इनके सामने सवर्ण वर्ण होने पर, सवर्ण वर्ण मतलब समान वर्ण, कौन से वर्ण, समान सवर्ण वर्ण होने पर इनको कौन सा आदेश हो जाता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ एकादेश। कि अकह सवर्ण दीर्घ है, कि अक के सामने अक होने पर, मतलब ए, ई, उ, री के सामने समान स्वर होने पर, ए के सामने ए, आ, ई के सामने ई, उ के सामने उ, री के सामने री, ये सब होने पर वहां पर दीर्घ एकादेश हो जाता है, उसी वर्ण का दीर्घ वर्ण एकादेश हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अक है,
ए ई उ री ली के सामने यदि ए ई उ री है, समान स्वर वर्ण है, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ वर्ण एक आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आदेश हो जाएगा? दीर्घ वर्ण एक आदेश हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं, देखो लिखो यहां पे कि ए ई उ री वर्णों के सामने समान स्वर वर्ण होने पर उन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ वर्ण एकादेश हो जाता है। ठीक है, कि ए ई उ री इन वर्णों के सामने यदि समान स्वर वर्ण है, समान स्वर वर्ण से मतलब ए आ, इसके सामने भी क्या होना चाहिए? ए आ होना चाहिए। ई इसके सामने भी क्या होना चाहिए? ई या ई होनी चाहिए। ऊ इसके सामने भी ऊ या बड़ा ऊ दीर्घ ऊ होना चाहिए। और री के सामने यदि री है तो वहां पर भी क्या हो जाता है? दीर्घ वर्ण एक आदेश हो जाता है। तो देखो समान स्वर वर्ण आमने सामने आ रहे हैं, तो इन दोनों का दीर्घ वर्ण कौन सा है? आ। तो यहां पर क्या आदेश हो जाएगा? आ। यहां पर ई, यहां पर ऊ और यहां पर री, दीर्घ री है। यहां सिंगल है, यहां पर डबल री की मात्रा है। ठीक है, तो यदि समान स्वर वर्ण आमने सामने रहेंगे, ए ई उ री, ये जितने भी वर्ण हैं इनके सामने भी समान स्वर आएगा तो वहां पर दीर्घ वर्ण एक आदेश हो जाता है। ठीक है ना, तो जैसे ए या के सामने ए या आ गया तो आ वर्ण हो गया, ई या ई के सामने ई या ई आ गया तो ई दीर्घ ई हो गया, ऊ और ऊ के सामने ऊ और ऊ आ गया तो ऊ दीर्घ। ठीक है, री के सामने री आ गया, री छोटे बड़े री के सामने छोटा या बड़ा री आ गया तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? री हो जाएगा। अब देखो उदाहरणों के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं ए या आ का। धर्म, अर्थ, धर्म अर्थ। मैं के अंदर आ रहा है ए और इसके सामने भी आ रहा है ए और ए और ए दोनों मिलकर हो गए आ। क्या हो गए? आ। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर आ हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? इधर देखो, ध मैं आधा हो गया क्योंकि अ निकल गया यहां से, ये ए भी निकल गया और इन दोनों के स्थान पर हमारे पास हो क्या गया था? आ। और आगे क्या बचा है? थ। ठीक है, इनको मिलाएंगे ध म, मैं के अंदर आ के मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? धर्मा। और आगे क्या है? थ, क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। क्या बन गया? धर्मार्थ। ठीक है ना, इसी तरह देखो उदाहरण देखो, विद्या आलय, विद्या आलय। इधर ध्या के अंदर आ रहा है आ, सामने आ रहा है आ और आ दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ आ। बचा क्या अपने पास में? वी, द्या में आ निकल गया तो बचा दे आदा। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लो विद्य, आ हो गया इधर और इधर बचा है लय, लय क्या बन जाएगा? विद्या के अंदर आ मिला देंगे, विद्यालय क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है ना, इसी तरह और भी उदाहरण बना सकते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। देवालय, देव प्लस आलय, देवालय। ठीक है,
तो जहां पर भी समान स्वर वर्ण आमने सामने होंगे तो कौन संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। और ये दोनों उदाहरण कौन से वाले दीर्घ वर्ण के हैं? आ वाले दीर्घ वर्ण के हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ई। देखो, रवि प्लस इंद्र, ठीक है, यहां आ रहा ई, सामने आ रहा ई, दोनों समान हैं, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा। इधर बचा है रव, आधा हो गया क्योंकि ई निकल गया, और इधर बचा है इंद्र, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? रव, व में बड़ी की मात्रा, रविंद्र, क्या बन जाएगा? रविंद्र है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहां पर कपि, ईशः, कपि ईशः, इधर ई आ रहा है, सामने ई आ रहा है, दोनों समान हैं, मिला देंगे, बड़ा ई हो जाएगा। यहाँ बच गया कप, यहाँ बच गया शय, मिलाएंगे कप, प में बड़ी की मात्रा, कपीशः, क्या बन जाएगा? कपीशः, ठीक है। आगे देखो और उदाहरण, ऊ वाले उदाहरण देखो। ऊ वाले उदाहरण देखो, जैसे है भानु उदय, भानु उदय, यहाँ ऊ आ रहा है, सामने भी ऊ आ रहा है, दोनों को मिला देंगे, दीर्घ ऊ, क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ, ठीक है। भा, न बचा आधा क्योंकि ऊ तो निकल गया यहाँ पे, और इधर क्या बचा है? दय, मिला देंगे, भा नु दय, क्या बन जाएगा? भानुदय। इसी तरह देखो वधु उत्सव, वधु उत्सव, यहाँ दीर्घ ऊ आ रहा है और यहाँ ह्रस्व ऊ, दोनों को मिला देंगे, दीर्घ ऊ, बचा क्या यहाँ पर? वध, ठीक है। सामने क्या बच रहा है? वध हो गया, इधर बचा है स्व, ठीक है, मिला दो, वध, ध में बड़े ऊ की मात्रा, वधुत्सव, क्या हो जाएगा? वधुत्सव, ठीक है। इसी तरह भी आपने पढ़ा था, अभी मैंने जो श्लोक लिखा था ना, धातुपसर्गयो, क्या लिखा था? धातुपसर्गयो, ठीक है, उसी का भी उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, धातु प्लस उपसर्ग, ये मान लो आप, तो उपसर्ग यही कर दो, चलो पूरा उपसर्ग यो, ऊ आ रहा है, सामने ऊ आ रहा है, दोनों को मिला देंगे, ऊ, क्या हो जाएगा? इधर तो हो गया धात और इधर पसर्ग यो, मिला देंगे, क्या हो जाएगा? धातु, बड़ा हो गया, सर्ग यो, क्या बन गया? ये धातु सर्ग यो, ठीक है। इसके बाद देखो री वाले उदाहरण, री वाले उदाहरण देखो, पितृ ऋणम, पितृ ऋणम, री आ रहा है, सामने भी री आ रहा है, दोनों री मिला करके ये बड़ा री हो गया, इधर बन गया पित्त, इधर बन गया णम, मिला देंगे पी त, के अंदर बड़े री की मात्रा, छोटे री की ह्रस्व री की एक मात्रा होती है और बड़े री की दीर्घ की क्या हो जाएगी? दो मात्रा, पितृणम, ठीक है। इसी तरह मातृ ऋणम, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही री आ रहा है, यहाँ पर भी री आ रहा है, दोनों मिलकर दीर्घ री, क्या हो जाएगा? दीर्घ री, मिला देंगे मातृणम, क्या हो जाएगा? मातृणम, ठीक है। तो ये हमने दीर्घ संधि के आज सारे उदाहरणों पर चर्चा की है। अभ्यास के लिए और अधिक उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार संधि का टॉपिक पूरा होने के बाद में, स्वर संधि का जो टॉपिक है उसका पूरा होने के बाद में हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है संधि, संधि कहाँ कहाँ पर होती है, संधि के प्रकार क्या हैं, संधि किसे कहते हैं, और उन प्रकारों में भी हमने स्वर संधि का जो एक प्रकार है दीर्घ संधि, उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। अब इसके बाद में जो नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।